आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो, इस सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को सुना। मान्यवर, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का कहा। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी, लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है
क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। दिग्विजय सिंह ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ सर। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे। फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगो। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं, मान्यवर बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया जाए, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं। हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं। अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है। नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट रिकॉर्ड पर है। कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता,
सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए, रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? मान्यवर, और चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। और मैं बताता हूं मान्यवर, एक कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि ये मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड? मैं बताता हूं, 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ऑन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इस तरह से नहीं चलता है इतिहास। और इतिहास, मेरी बात आज भी मानकर चलिए दिग्विजय सिंह, इतिहास किसी को नहीं बख्शता है, किसी को नहीं बख्शता है। धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है, 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। आज जो बिल लेकर मैं आया हूं, काफी लोगों ने पूछा कि क्या बदलाव आया है। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो है नहीं जिससे वास्तविकता दिखाने का चश्मा मैं किसी को पहना सकूं। सबको अपने अपने चश्मे से देखना पड़ेगा, और चश्मे का अगर कांच गलत है तो दृश्य गलत हो जाता है। मान्यवर, पूरा कश्मीर और जो 2 करोड़ यात्री पूरे देश से जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा कर आए,
हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं और 100 से ज्यादा अधिक फिल्मों के शूटिंग हुए हैं, वो सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा पहनकर ये देखते हैं। अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक घमंड या गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी। मान्यवर ये खड़े हो गए, चलो इंडिया अलायंस ने, मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। मान्यवर अभी कहेंगे correction is elected, but take it. मान्यवर मुझे मालूम है नहीं बैठेंगे, क्योंकि ओबीसी को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे, क्या बात है? 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे ना नहीं सुनोगे मुझे? चले खड़गे साहब प्लीज बैठ जाइए। मेरा निवेदन साहब, आप बड़े नेता हैं, बैठ जाइए। होम मिनिस्टर सेज विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है, ओबीसी बोलिए साहब, ओबीसी बोलिए, महिला और ओबीसी के लिए नहीं बैठ सकते। मान्यवर बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे, मैं इनकी ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे, मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फुल फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लीक कर दिया है तो ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था इतना बोले, मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा। इसमें कुछ मन से नहीं होता है साहब। पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे, मगर साहब ये पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे, लाल चौक में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहरा है। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था, वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया मान्यवर। ये